लिख लीजिए इसको। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह की बात है, ठीक है। संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहला प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया था। (1942) में। इसके बाद स्टॉफर आते हैं, STAUFFER। इन्होंने अमेरिकन सोल्जर इनकी बुक थी। उसमें इन्होंने बताया 1949 में। और इसके बाद जो मुख्य काम है, जिनको हम पढ़ते हैं समझते हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया, जो मुख्य काम है वो आ जाता है R.K. मर्टन का। R.K. मर्टन आप लोगों के कोर्स में है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। 1950 में या 52 में, मुझे ठीक याद नहीं है, कीट रॉसी के साथ इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था। और इनकी बुक सोशल स्ट्रक्चर, बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, माफी चाहता हूं, में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की चर्चा करी रेफरेंस ग्रुप की। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। हाँ, याद आ गया मुझे, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में। मुझसे अगर पूछा जाए कि सोशियोलॉजी में किसने सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाने का काम किया है, या जितना मैंने अभी तक समाजशास्त्र को पढ़ा, उसमें R.K. मर्टन का नाम मैं रैंक 1 पर रखूंगा। कि इनके जितने कॉन्सेप्ट, शायद हम 10 समाजशास्त्रियों को भी उठा लें और उनके सबके कॉन्सेप्ट मिलाएं तो भी सबके कॉन्सेप्ट इनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट की बराबरी नहीं कर पाते हैं। मतलब इसी किताब में इन्होंने करीब 50 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। और अभी तक आप लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत में समाजशास्त्र को 100 साल हो चुके हैं और एक कॉन्सेप्ट, या आप कहें कि उसको 1.5 कॉन्सेप्ट का श्रेय जाता है बस, संस्कृताइजेशन और एक डोमिनेंट कास्ट का M.N. श्रीनिवास पर। और 50+ तो इन्होंने इसी किताब में दे दिए। बाकी इनकी जो 10 किताबें और हैं उसमें इन्होंने कितनी बातें करी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात यहां पर आई, ठीक है। ये तो इसका एक बस ये था कि कहां से आया और कहां चला गया। हर्बर्ट हाइमन ने जब इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था, तो ये शब्द जहां से चला है वो साइकोलॉजी से चला है, ठीक है। साइकोलॉजी में हम लोग माइंड की स्टडी करते हैं, ह्यूमन माइंड क्या सोचता है, क्या करता है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, उनके बारे में वो बातचीत करता है। और साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें सामाजिक चीज़ें किस तरीके से मनुष्य के दिमाग पे प्रभाव डालती हैं और उसकी क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को, उसके व्यवहार करने के तरीके को, जो कि इंडिविजुअल है, सामाजिक नहीं है, उसको वो परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने स्कूल के बच्चों का अध्ययन में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। उन्होंने पाया कि जो बच्चे लोअर क्लास से आ रहे हैं या जिनके माँ बाप गरीब हैं या निम्न वर्ग के हैं, वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करते हैं जो उच्च वर्ग से मिलती जुलती हैं या थोड़ा बहुत मिलती हैं। इस कॉन्सेप्ट का बेस यहीं से बनता है कि एक निम्न वर्ग का बच्चा है, वो व्यवहार कुछ इस तरीके से करता है कि वो उच्च वर्ग का होना चाहता है। जैसे क्या क्या वो व्यवहार करेगा, मान लीजिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो वो उसी कपड़े को बार बार पहनेगा जो उसके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, उसी को वो हर दिन धो के सुखा के प्रेस करके पहनेगा। या वो
अगर कोई अच्छे क्वालिटी का पेन यूज कर रहा है उच्च वर्ग का बच्चा, तो वो भी सोचेगा कि कहीं ना कहीं से मुझको चोरी करके या पैसे बचा के या इस तरीके से उस तरीके से मुझे वो पेन तो चाहिए ही चाहिए। या वो फला व्यक्ति उस साइकिल से घूम रहा है तो मुझे भी अब वो वाली साइकिल चाहिए। तो यहां पर उन्होंने देखा कि बच्चे का व्यवहार किस बात पर निर्भर कर रहा है। वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उसके साथ बैठने वाले या उसके समूह के अन्य लोग में बच्चे जो हैं, वो जो उच्च वर्ग के हैं, वो किस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए वो सफेद पोशाक पहनते हैं तो उसका भी मन करेगा सफेद पोशाक पहनने का। इसका साधारण एग्जाम्पल आप लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि जो लोग बहुत लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को इमिटेट करने लग जाते हैं। इससे उनको रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलती है कि हाँ, हमने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए लेकिन अब हम उसकी तरीके से इमिटेट करेंगे तो अब हमें फायदा हो जाएगा। और वो इमिटेट किसको करते हैं? जो कि उनसे बहुत हाई लेवल पर होगा। लड़कियां हीरोइंस को देखकर इस तरीके के कुछ व्यवहार करती हैं, कुछ मनोभाव लाती हैं जो कि इस तरीके का प्रतीत होता है कि वो अपने आप को उसी ग्रुप में देखना चाहती हैं, और जिस ग्रुप में देखना चाहती हैं वही उनका रेफरेंस ग्रुप हो जाता है। यही इस थ्योरी का सार है। कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को रेफरेंस ग्रुप नहीं बनाएगा। मान लीजिए ये व्यक्ति निम्न है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इससे भी निम्न हो, लेकिन वो बच्चा इन सब बच्चों को देख के ये नहीं कहेगा कि ठीक है मम्मी वो बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो बच्चा जुए की लत लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा। वो बच्चा उच्च वर्ग के लोगों को देखकर ही अपनी सारी भावनाएं, अपने सारे तौर तरीके, इन सारी चीजों को करने की कोशिश करता है। एक बहुत ही अभी फेमस ऐड आया है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, रिन का शायद ऐड है वो। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा साइकिल पर होता है और बेकार से उसकी ड्रेस रहती है, बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से वो साइकिल चला के आता है और एक कार वाले के सामने रुक जाता है। एक कार वाला व्यक्ति उस बच्चे को देख के मुंह बनाता है क्योंकि वो जानता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। बच्चे को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब वो बच्चा उसी समय ही बहुत ही चमत्कारिक तरीके से उसकी जो शर्ट है वो भी बहुत धुली और एकदम चमकदार हो जाती है, उसकी टाई ठीक हो जाती है, उसमें जो पैंट ऊपर चढ़ा रखी थी वो भी बहुत ठीक तरीके से कर लेता है, अपने बाल सेट कर लेता है, थोड़ा शीशा देखता है, कंघी इसको पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, वो सारी चीजें सेट कर लेता है। और अब जब दोबारा अगले सिग्नल पे वो व्यक्ति उसको देखता है तब वो कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनता है बच्चा है और ऋण की शक्ति। तो हुआ क्या इस ऐड में? इस ऐड से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि उस बच्चे ने देखा कि जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति था उसके अच्छे कपड़े थे, उसने अपनी टाई सही से लगाई हुई है, उसके बाल अच्छे बने हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसकी कार में तो नहीं बैठ सकता, उसके ओहदे को तो नहीं पा सकता हूं, लेकिन अच्छी शर्ट तो मैं पहन सकता हूं ना, अच्छी टाई तो मैं लगा ही सकता हूं, अच्छे बाल तो मैं रख ही सकता हूं, और मैं प्लीज सर और थैंक यू सर तो मैं बोल ही सकता हूं। तो इन सारे व्यवहारों को करने से वो उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, और इसी को यहां पर रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के नाम से जाना गया। ये बात समझ में आई? कुछ क्या रिलेटेबल है बताइए। यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, यस सर। इस कॉन्सेप्ट ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कई सारे और लोगों ने भी यूज किया है। जैसे इसमें नाम आ जाता है मुजफ्फर शरीफ का। नाम से फेमिलियर होते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अरे ये क्या चीज पूछ ली, मुझे तो पता ही नहीं था। न्यूकॉम का नाम आ जाता है इसमें, टी न्यूकॉम, इन्होंने भी इस पे बातचीत करी है। मर्टन का नाम आ जाता है, टर्नर का नाम आ जाता है, जोनाथन टर्नर, स्टॉफर का नाम हमने जैसा ऊपर बता दिया है, और हाँ ठीक है, इतने लोग इसमें आ जाते हैं और अलग अलग तरीकों से इसमें अलग अलग बातचीत करते रहते हैं। मर्टन ने भी अपने जब थ्योरी में इस चीज का जिक्र किया तो उन्होंने सिर्फ व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को ना लेके एक सामाजिक दृष्टिकोण को लेने का प्रयास किया है।
कि समाज में जो व्यक्ति है वो अपने आप, तो पहली बात तो वो किसी समूह में पहले से है, ठीक है, और वो किसी समूह से किसी और समूह में जाना चाहता है। उदाहरण के लिए आप लोग मिडिल क्लास में हैं, मिडिल क्लास ग्रुप बना रहे हैं, और अब आप जाना चाहते हैं हाई क्लास में। तो कोई व्यक्ति किसी समूह में पहले से होता है और किसी समूह में जाना चाहता है, और ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे समूह की बातचीत कर रहे हैं। इस वजह से ये सामाजिक हो जाती है। जब व्यक्ति की बातचीत करेंगे तो ये साइकोलॉजी में आ जाता है, लेकिन जब समूह की बातचीत करेंगे तो ये सामाजिक हो जाता है। तो जब व्यक्ति एक समूह से या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे समूह को सापेक्ष में रख के या उनको रेफरेंस बना के, रेफरेंस से मतलब ये है कि हाँ हमें यहाँ पे जाना है और इस तरीके से जाना है, ये हमारा रेफरेंस है, इसमें हम इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। तो उस चीज को रेफरेंस बनाकर वो उस समूह तक जाना चाहता है, और इसी प्रोसेस को वो रेफरेंस मॉडल ग्रुप की थ्योरी से समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, वो जब आप रॉबर्ट मर्टन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस रेफरेंस ग्रुप थ्योरी क्या होती है और उसका इस्तेमाल लोगों ने किस किस ढंग से किया है, बस इतनी सी बातचीत है और उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। मार्क्स भी एक तरीके की रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ही बता रहे होते हैं। मार्क्स, कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसको किसी दिन समय लेके अच्छे से पढ़िएगा ऋषभ सर से, तो आपको डेप्थ में ले जाएंगे और बताएंगे, शायद इतनी डेप्थ में कि आप मार्क्सिस्ट बन जाएं। तो वो भी किसी कल्पना या काल्पनिक समाज की ही बातचीत कर रहे होते हैं, और अपने सारे समूह से जो वंचित लोग हैं, जो बुर्जुआ, जो सर्वहारा समूह है, उनसे कहते हैं कि लड़ो, और एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। और उसको भी वो रेफरेंस ग्रुप की तरीके से ही यूज कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट की तरीके से ही यूज कर रहे हैं। वर्ग विहीन समाज, उसको भी वो रेफरेंस पॉइंट की तरीके से ही यूज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रिलेटेबल होगा काफी, कि हाँ ये रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। क्योंकि हमारी मर्टन कहते हैं कि एक ग्रुप की सारी एक्टिविटी इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका रेफरेंस ग्रुप क्या है। हर ग्रुप का अपना एक रेफरेंस ग्रुप होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी रेफरेंस ग्रुप में ना जाना चाहे। जैसे बोल दिया जाता है कि भारतीयों के लिए रेफरेंस ग्रुप अमेरिका है, वो हर बात में अमेरिका या उससे आगे बढ़ने की बराबरी करता है। वो कहता है कि ठीक है, हम गुची के कपड़े पहनेंगे और उसके प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम माइकल जैक्सन के गाने सुनेंगे और बहुत सारी अन्य तरीके की चीजें। तो वहां पर भी वो अपने आप को एक रेफरेंस मानकर चल रहा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। इसके बाद इसी में ही आ जाते हैं, न्यूकॉम्ब बातचीत करते हैं पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप की और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप की। रेफरेंस ग्रुप की और सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। सकारात्मक संदर्भ समूह जिनके तहत आप उस जैसा होना चाहते हैं, और नकारात्मक संदर्भ समूह जिसके जैसा आप नहीं होना चाहते हैं। या आप कहते हैं कि अच्छा ये शराब पीता है तो मैं नहीं पीऊंगा, ये जुआ खेलता है तो मैं भी नहीं खेलूंगा, ये कुछ और ऊट पटांग काम करता है, ये मैं नहीं करूंगा, मैं अपना स्तर इस हद तक तो नहीं गिरा सकता, ये मेरा लेवल नहीं है। तो ये मेरा लेवल नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नीचे भी एक व्यक्ति हैं जो उससे भी नीचे जाके काम कर रहे हैं, तो तुमने कहा ये मेरा लेवल नहीं है, मेरा लेवल ये है, मैं इस तरीके से काम करूंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ये मेरे गोल्स होंगे, ये मेरी इच्छाएं हैं। और हमेशा व्यक्ति अपने से ऊपर वाले लोगों को ही ग्रुप चूज करता है। तो चूंकि यहां पर
जब हम लोगों ने बातचीत करी, निम्न बच्चा अपने से निम्न बच्चे को रेफरेंस ग्रुप नहीं बनाएगा, तो वो ये तो देख रहा है कि वो ग्रुप है, लेकिन वहां पर उसके लिए वो चीज हो जाती है नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह इस तरीके से है क्योंकि वो देख रहा है कि वो जो बच्चा उससे भी निम्न है वो उसके तरीके से नहीं बनना चाह रहा है, वो गाली देना नहीं सीखना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं अच्छी बातें करूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा। अभी जो इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी और हिंदी मीडियम मूवी आई है, वो सारी की सारी इसी बात पर बेस है कि उन लोगों ने रेफरेंस ग्रुप क्या अपना बनाया हुआ है। तो जितना ऊंचा रेफरेंस ग्रुप बनाओगे उतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी अपनी चीजों में, उतने ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे और उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। अब कोई व्यक्ति अगर इस बात को रेफरेंस बना ले कि हम मैं छात्र हूं, पर मैं वो छात्र बनना चाहता हूं जो अमेरिका की किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी, एफर्ट और रिसोर्सेज बहुत डालने होंगे। और कोई व्यक्ति गांव में पढ़ रहा है और वो कहता है कि मुझे शहर के किसी स्कूल में पढ़ना है, तो वहां पर उसको उतने एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत कम है और जो मैंने पहले बताया उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक की बात समझ में आई हो तो बताइए, और इसके तहत कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ये तो ठीक है, अमेरिका में जो श्वेत लोग रह रहे हैं वो बाकी जो अन्य नस्ल के लोग हैं, नीग्रो हैं, या भारत में जो जाति व्यवस्था में ऊंचे स्थान पे लोग हैं, वो अपने आप के लिए नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप नीग्रो को मानते हैं। अमेरिका में नीग्रो, ये जो ब्लैक कम्युनिटी है, उनको मानते हैं, और भारत में एससी और एसटीज को मानते हैं कि हाँ मैं इनके जैसा नहीं होना है। हालांकि इससे कोई इस बात का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता है कि ये इसी तरीके के लिए नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप ही है, लेकिन जब आप एक लार्ज लेवल पर देखते हैं तो कोई व्यक्ति इस तरीके से नहीं होना चाहता है। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां पर और आ जाता है जो कि मर्टन ने बताया। तुलनात्मक संदर्भ समूह, कंपैरेटिव, और एक आ जाता है नॉर्मेटिव या मानवीय। ये दोनों कॉन्सेप्ट मार्टन ने दिए हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और दिए हैं यहां पर मार्टन ने ही, दो और देते हैं वो, परस्पर विरोधी समूह और दूसरा है सहयोगी या एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह। एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री या म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप, इसको हम कह देंगे म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप, और इसको बोल देंगे हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, तो इसमें परस्पर विरोधी हैं, यानी कि हमारा काम तभी चलेगा जब हम अगले को नुकसान बनाएंगे, या हमारा काम तभी चलेगा जब हम अगले को परेशान करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, और यहां पर है एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है मतलब हम आधे हैं तो तुम आधे हो, हमारा तुम्हारे बगैर काम नहीं चलेगा, तुम्हारा हमारे बगैर काम नहीं चलेगा, आओ हम दोनों मिलके एक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में देखते होंगे, भैया एक प्लस है और एक माइनस है, सॉरी
एक प्लस है और माइनस है, इसके पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, इसके पास कुछ चीज़ें कम है, तो ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, ये लोग शेयरिंग कर लेंगे और अपने आप को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन मार्क्स का कहना है कि हमेशा इस तरीके से नहीं होता है। कुछ लोगों के पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं और वो कम लोगों में नहीं बांटते हैं, तो वो जो नहीं बांटते हैं इसकी वजह से वो ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं, और जब नहीं बांटोगे तो वो ज़्यादा गरीब बनता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के पूरक रेफरेंस ग्रुप की बातचीत करी है और उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग रेफरेंस ग्रुप की बातचीत करी है। ठीक है, अब मार्टन के हिसाब से रेफरेंस ग्रुप की बातचीत कर लेते हैं। मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूं। मार्टन के हिसाब से संदर्भ समूह की बातें, या जब व्यक्ति क्या ध्यान में रख के इन सारे समूहों को चुनाव करता है, उन तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला है उसमें कि उस समूह की प्रकृति खुली है या बंद है। खुली है या बंद है, या कितनी खुली है और कितनी बंद है। बंद नहीं है, सॉरी, बंद है। ठीक है, खुली और बंद से हमारा आशय यह है, अब इस चीज को आप लोग डिटेल में समझेंगे सोशल मोबिलिटी में या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। तो खुली और बंद से मतलब यह है कि आप ऊपर उस ग्रुप में जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, और नहीं जा रहे हैं तो कितनी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति महार जाति का है तो वो चाह के भी ब्राह्मण जाति का सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जब अमीर व्यक्ति को अपना संदर्भ समूह बनाएगा तो वो मेहनत करके अपना व्यापार बढ़ा के या अच्छे से पढ़ लिख के अमीर व्यक्ति बन सकता है। तो संदर्भ समूह भी इसी आधार पे बनाए जाएंगे कि वो व्यवस्था कितनी खुली हुई है या कितनी बंद है। अमेरिका में वर्ग व्यवस्था चलती है और भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था बंद समूह है और वर्ग व्यवस्था खुली चीजें हैं, क्योंकि आप वर्गों में आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज उतनी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी स्टेटस ऊपर उठ जाए, और इसी प्रोसेस के ऊपर उठने को एम.एन. श्रीनिवास ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, संस्कृताइजेशन, या हम कहें हिंदी में संस्कृतिकरण। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, आगे इसको पढ़ाया जाएगा। संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया नेचर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। संस्तरण के प्रकृति क्या है। स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्तर किस हिसाब से बटे हुए हैं, कितने स्तरों की आपको जंप लगानी है। आप यहां पर हैं और आपको यहां आना है, तो इसमें 2 ही लेवल्स का गैप है। लेकिन आप यहां पर हैं और आपको यहां आना है, तो कहेंगे अरे यार इसमें आने में बड़ी मेहनत लगती है, तो चलो एक काम करते हैं, यहीं से यहीं आ जाते हैं। कई बार आदमी IAS PCS के एग्जाम इसलिए भी नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि अरे यार हम तो पढ़ने में बहुत जीरो थे, हमारे तो 40% मार्क्स आए हैं और हम कहाँ हैं, और ये वाली चीज तो बहुत ऊपर है, इतनी मेहनत हमसे होगी नहीं। ठीक है, चूंकि अपने आप को वो संस्तरण में बहुत नीचे देखता है और इस संदर्भ समूह को वो बहुत ऊपर देखता है, यहां पर कहीं देख रहा है, और वो यहां पर भी नहीं है, वो यहां पर है। तो कहता है यार इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, तो चलो एक काम करते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं, लेखपाल का फॉर्म भर देते हैं। ठीक है भाई, लेखपाल आपने संदर्भ समूह बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संदर्भ समूह बनाया कैसे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ऊंचाई में कितना ज्यादा आप जंप कर सकते हैं, नेचर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, या उस समूह में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है।
तीसरा यहां पर जो फीचर आ जाता है वो ये है कि समूह के नियमों से विचलित व्यवहार के प्रति सहनशीलता और उन नियमों के प्रति आपेक्षित समरूपता। ये मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा हिट कर गया ये कॉन्सेप्ट कि मैं अब हर जगह पर इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इसमें इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी और को संदर्भ समूह बनाएगा तो कुछ उसको ऐसे काम, या कोई समूह जब अगले समूह को संदर्भ समूह बनाएगा तो कुछ उसको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि पारंपरिक नहीं होंगे। जब पारंपरिक नहीं होंगे तो वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके प्रति क्या होगा? उसके प्रति होगी कड़वाहट, टकराहट। लोग कहेंगे अरे यार ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उसके प्रति आपकी सहनशीलता कितनी है? और दूसरी चीज, उन नियमों के प्रति अपेक्षित समरूपता, यानी कि वो जो नियम आपने बनाए हैं कि हाँ यार अच्छा हमको पढ़ने में अगर अव्वल आना है तो हमें 6 बजे उठना पड़ेगा, ये जो नियम बनाया है इससे आप अपनी समरूपता बना भी पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? मान लीजिए आप बहुत लोअर स्ट्रेटा में हैं, यहाँ पर हैं कहीं, और इस समूह के 4 लोगों ने सोच लिया कि चलो यार ISPCS का एग्जाम देंगे, जो कि यहाँ वाली चीज है। तो इस समूह के बाकी सदस्य कहेंगे अरे यार इतनी बड़ी भर्ती होती, कहाँ तुम इसके पीछे जा रहे हो, ये बहुत कम लोग बन पाते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार अब हम करेंगे करेंगे करेंगे। तो अब वो सारे लोग जो आप पे ताना मार रहे हैं या आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप में वो झेलने की शक्ति है भी कि नहीं? पता चला आपने खुली बंद भी देख लिया, नेचर स्ट्रेटिफिकेशन भी देख लिया, लेकिन अब देखा कि भाई मेरे ही समूह वाले मेरी टांग खींच रहे हैं, मुझे तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, और मैं पढ़ भी रहा हूं तो मुझे बहुत बेइज्जत किया जा रहा है या मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि वो 4 लोग भी अपने आप को उन नियमों के प्रति समरूप बना भी पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। मान लो उनसे कहा गया कि भाई रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ना है, या उनसे कहा गया रोज 6 बजे उठना है, या उनसे कहा गया कि भाई रोज 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है कोई, मान लीजिए उसमें कोई इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज हो, तो वो कह रहे हैं यार ना हम 6 बजे उठ पाते हैं, अंग्रेजी भी हमारी पुअर है, मन नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्या है, बना तो लिया हमने, सबसे लड़ तो ले रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमसे कुछ नहीं होता, ना हमें इंग्लिश आती है, ना हम 6 बजे उठ पाते हैं, ना हमसे फिजिकल एक्टिविटी कोई हो पाती है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो फिर वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। प्रेम विवाह में भी इसी तरीके से होता है कि भाई हमें अनुलोम विवाह करना है, तो तुम देख रहे हो कि तुम्हें इस जाति के लड़के से विवाह करना है, तो उसके प्रति होने वाले सामाजिक घृणा के प्रति तुम रेजिस्टिव हो ये भी या नहीं हो, या उस चीज को पाने के लिए जो नियम लगेंगे या जो आवश्यक शर्तें लगेंगी उनको फुलफिल भी कर पा रहे हो तुम कि नहीं कर पा रहे हो? कि भाई ठीक है तुम्हें एक बढ़िया लड़के से शादी करनी है तो तुम्हें ये बता दिया, लड़का या लड़की जो भी है, उस तुम्हें ये बता दिया गया कि भाई तुम्हें एक अच्छी जॉब पानी होगी, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तुमने कहा है यार पा तो हम इस लड़के को लेंगे, लेकिन ना हमसे जॉब हो पा रही है, ना रिस्पेक्ट है हमारे पास, और जॉब भी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जॉब करने के लिए हमें सुबह 8 बजे घर से निकलना होगा, या रिस्पेक्ट तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरी तो शराब पीने की लत है। तो फिर तुम ना मोबिलिटी कर पाओगे, ना ही रेफरेंस ग्रुप बना पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डीप समझा दिया। आशा करता हूं कि ये रिलेटेबल भी होगा। ठीक है, पूछना है कुछ? पूछना है कुछ? नहीं पूछना है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि समूह के सदस्य अपने आप को उस संदर्भ समूह के सदस्यों से या उस संदर्भ समूह से कितना ज्यादा एसोसिएशंस करते हैं।
कितना ज़्यादा अपने आप को उसके साथ समायोजित कर पाते हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को उस ग्रुप का महसूस करते हैं या संबद्धता रखते हैं, इसके बारे में भी बातचीत है। आप देख रहे हैं कि हाँ फले की मम्मी किटी पार्टी में जाती हैं या वो हर महीने 1 लाख की शॉपिंग कर लेती हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि यार हमारा तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है, हम तो यार बहुत गरीब आदमी हैं, हम चाहें भी तो उतना खर्चा नहीं कर सकते। हाँ हम वैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास उनसे सिमिलैरिटी कुछ नहीं है। मतलब उनका कहना है कि कुछ तो बेस होना चाहिए, बिना बेस के तुम किसी को रेफरेंस ग्रुप नहीं मान सकते, तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ तो कॉमन बात होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, किसी तरीके से जो एसोसिएट कर पा रहे हो तुम, वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर संदर्भ समूह नहीं बना पाओगे उसको। ठीक है, ठीक है, सॉरी। पांचवा जो पॉइंट आ जाता है वो कंपैरेटिव पावर है। और इसमें भी डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डिग्री तक आप उनसे कंपेयर कर पा रहे हैं, किन किन छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को उस ग्रुप वाले से कंपेयर कर पा रहे हैं, आपका ग्रुप उनसे कंपेयर करता है। छठी चीज आ जाती है इसमें प्रतिष्ठा। वही वाली बात है कि ऊपर ग्रुप है तो वो कितना प्रतिष्ठित है, कम प्रतिष्ठित है, और ज्यादा पैसे कमा रहा है तो नहीं आप लेंगे, ज्यादा कम पैसे कमा रहा है ज्यादा प्रतिष्ठित है तो भी नहीं लेंगे, वो वाली भी चीज हो जाती है कई बार। और दोनों है तो फिर क्या ही कहने। तो प्रतिष्ठा का भी एक सवाल उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसमें, स्थायित्व। ये जितने भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, मैं आशा करता हूं कि इनसे एक क्वेश्चन तो बनेगा आपका रेफरेंस ग्रुप से, और नहीं भी बनेगा तो इनसे रिलेटेड जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएंगे। स्थायित्व बनेगा। ठीक है भाई, पहुंच तो गए अब हम टाटा बिरला वाले ग्रुप में, लेकिन यार ऐसा है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या वो जो समूह है जिसमें हम गए हैं वो खुद ही स्थायी नहीं है। वो समूह के लोग भी आज यहाँ तो कल वहां, आज राजा तो कल रंक। तो अभी हम रंक तो राजा तो बन गए हैं, लेकिन कल को हमको फिर से नीचे आना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में जो लोग लगाते हैं वो कुछ ऐसा ही होता है कि भैया ठीक है हमें एक बार में पैसा डालना है और कल परसों डबल हो जाए, तो ठीक है भाई एक बार तो तुम जीत गए तो तुम उस दिन राजा बन चुके हो। लेकिन ये भी तो देखो कि उसमें स्थायित्व तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्थायी हो जाओ तुम, कल को तुम रंक भी बन सकते हो, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बिक सकती है उसके चक्कर में। तो उसके हिसाब से भी रेफरेंस ग्रुप बनता है। ये कॉन्सेप्ट भी मार्टन ने दिया हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। जब सोशलाइजेशन पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है, नोट करते रहिए उसको भी। ठीक है, नोट कर लिया इनको, मार्जिनल मैन और मार्जिनल कम्युनिटी दोनों। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मार्टन, मार्जिनल मैन मार्टन। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।